नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, हम चर्चा कर रहे हैं भारत सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम पर एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया था। गजट नोटिफिकेशन में 3 चैप्टर हैं, वो पढ़ चुके हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम में चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये पूरी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और पुराने वीडियो ज़रूर देखिए। भारत सरकार ने क्या गजट नोटिफिकेशन जारी किया है ओपीएस पर। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो ये सारे वीडियो देखना जरूरी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एलडीसी, यूडीसी, ओएस, एएसओ, एसओ, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसीडीसी, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस एंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, क्योंकि सीसीएस पेंशन स्कीम 1974 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंजेज कर दिए हैं और इसको गजट नोटिफिकेशन के द्वारा बदलाव कर दिया गया है। सीसीएस पेंशन स्कीम 1974 पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस है आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीसीएस पेंशन स्कीम को चेंज करके और यहाँ पर क्या कर दिया है, सीसीएस पेंशन स्कीम 2021 इसको नाम दे दिया गया है। बिल्कुल चेंजेस कर दिए गए हैं। कौन कौन से बदलाव किए गए हैं हम 3 वीडियो में इससे पहले डिस्कशन कर चुके हैं, चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अभी आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे चैप्टर 4 और इसमें क्या बातें बताई गई हैं पूरा डिटेल में समझेंगे, क्या डिस्कशन किया गया है गजट नोटिफिकेशन के द्वारा, पूरा देखते हैं। तो भारत सरकार का राजपत्र, जिसको असाधारण राजपत्र बोला गया है, चैप्टर 4 में हम देखते हैं ओपीएस में क्या बात बताई गई है। ओपीएस 2021 के अनुसार इसको कहा गया है ओल्ड पेंशन स्कीम, या इसको आप बोल सकते हैं सीसीएस पेंशन स्कीम 2021 यहाँ पर नाम दे दिया गया है। और इसमें चैप्टर 4 में क्या बातें बताई गई है, इमलमेंट्स एंड एवरेज इमलमेंट्स किसको कहते हैं, सीसीएस पेंशन स्कीम के अनुसार इमलमेंट्स किसको बोलेंगे और एवरेज इमलमेंट्स किसको बोलेंगे, तो देख लेते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 31। इमलमेंट्स एंड एवरेज इमलमेंट्स के बारे में बताया गया है। इमलमेंट्स का मतलब है परिलब्धियां। परिलब्धियां यहाँ पर बोला गया है और परिलब्धियां 7 मई डिफाइन यहाँ पर किया गया। औसत परिलब्धियां किसको बोलेंगे, तो दो चीजें हो गई, एक तो परिलब्धियां हो गई, एक औसत परिलब्धियां हो गई। इनके बारे में डिटेल में बताया गया है। यहाँ पर क्लोज 31 में देखते हैं इमलमेंट्स। द एक्सप्रेशन इमलमेंट्स मीन्स बेसिक पे एज डिफाइंड इन रूल 921A1 ऑफ द फंडामेंटल रूल्स 1922 which a government servant was receiving immediately before his retirement or on the date of his death, and will also include non-practicing allowance granted to a medical officer in lieu of private practice। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई यहाँ पर। क्या चीजें निकल के आ गई हैं, परिलब्धियां डिफाइन कर दी हैं। परिलब्धियों का मतलब क्या बोला है कि जो रूल 921A1 इस तरीके के क्वेश्चन है, वो फंडामेंटल रूल में औसत एवरेज परिलब्धियों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ वेतन निर्धारित किया जाता है कौन से फंडामेंटल रूल के तहत, 921A1 के तहत यहाँ पर ये डिफाइन किया गया है, वेतन निर्धारित किया गया है। और फंडामेंटल रूल्स है, एफआरएसआर रूल्स है 1922 के तहत, ये 9 फंडामेंटल रूल में आ जाता है। और वहां पर इमलमेंट्स किसको बोल रहे हैं कि रिटायरमेंट से पहले जितना वेतनमान इस रूल के तहत निर्धारित किया गया था वो इमलमेंट्स कहलाएगा। 7 मई डेथ होती है तो डेथ के समय पर जो भी इमलमेंट्स या वेतन मिल रहा था उसको एवरेज इमलमेंट्स या इमलमेंट्स यहाँ पर बोलेंगे। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस है, वेतन है प्लस नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस है, एनपीए, एनपीए जो मिलता है इसको भी इमलमेंट्स में मानते हैं। तो दोनों को यहाँ पर फंडामेंटल रूल 921A1 में क्या निर्धारित किया जाता है, वेतन निर्धारित किया जाता है, प्लस एनपीए नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस होता है जो डॉक्टर के लिए मिलता है। इन सभी को मिला करके क्या बोलेंगे, परिलब्धियां बोलेंगे। सेकंड देख लेते हैं, वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट इमीडिएटली बिफोर हिज रिटायरमेंट और डेथ while in service had been absent from duty on leave for which leave salary is payable
or on extraordinary leave on medical certificate or having been suspended had been reinstated without forfeiture of service, the emolument which he would have drawn had he not been absent from duty or suspended shall form part of his emoluments। तो ऐसा बताया गया कि यहाँ पर अगर कोई कर्मचारी छुट्टी पर है, जहाँ उसको लीव सैलरी भी मिल रही है, अगर वो ईओएल पर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर है, मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर या सस्पेंडेड है, तो तीन तरीके की कंडीशन हो गई। या तो लीव पर है वो कर्मचारी जहाँ लीव सैलरी मिल रही है, ये पहले टाइप की लीव तो लीव सैलरी मिल रही है। दूसरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है जहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ में वो लीव ले रहा है। और तीसरी कंडीशन है कि वो सस्पेंडेड है, तो सस्पेंडेड की कंडीशन में भी उसको बताया गया है कि बाद में ऐसा माना जाएगा कि उसको फॉरफिट नहीं माना गया है, सस्पेंशन को एक्सोनरेशन के द्वारा या उसको दोष मुक्त कर दिया गया है, कंप्लीटली अनजस्टिफाइड कर दिया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि लीव नहीं गया है या वो सस्पेंशन पर नहीं गया है, मतलब कि उस सस्पेंशन पीरियड की या लीव सैलरी की या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट जो वेतन उस समय का मिल रहा होता है, उसी तरीके का रिटायरमेंट या डेथ बेनिफिट है, वो रिटायरमेंट या डेथ के समय उसको इमलमेंट माना जाएगा। प्रोवाइडेड दैट एनी इंक्रीज इन पे other than the increment referred to in sub rule 5 and the notional increase in pay referred to in sub rule 10 or sub rule 11 which is not actually drawn shall not form part of his emoluments। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि जो इंक्रीमेंट होता है तो वो तो इंक्रीमेंट उसको मिल जाएगा, परंतु कोई नॉशनल इंक्रीज कोई सैलरी हुई है, वास्तव में उसने प्राप्त नहीं करी है, परंतु ऐसा माना गया है कि उसकी सैलरी बढ़ गई है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर उसको इंक्रीमेंट के अलावा कोई भी इंक्रीज होता है जो वास्तव में उसने ड्रॉ नहीं किया है रूल 5, रूल 10, रूल 11 के तहत, तो उसको इमलमेंट नहीं माना जाएगा। इमलमेंट्स में किसको शामिल किया जाता है? सिर्फ उसको माना जाएगा जो उसने वास्तव में ड्रॉ किया है। इसलिए इमलमेंट्स में यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी गई है कि उसने वास्तव में ड्रॉ नहीं किया है, तो वो उसको इमलमेंट का पार्ट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं 3। वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट इमीडिएटली बिफोर हिज रिटायरमेंट और डेथ व्हाइल इन सर्विस हैड प्रोसीडेड ऑन लीव फॉर विच लीव सैलरी इज पेबल आफ्टर having held a higher appointment whether in an officiating or temporary capacity, the benefit of emoluments drawn in such higher appointment shall be given only if it is certified that the government servant would have continued to hold the higher appointment but for his proceeding on लीव। तो ये बात बताई गई है कि वो जो अगर कोई ऑफिशिएटिंग या टेम्परेरी पोस्ट में हायर अपॉइंटमेंट में वो काम कर रहा था, ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि वो हायर पोस्ट को ऑफिशिएट कर रहा था या टेम्परेरीली हायर पोस्ट को ऑफिशिएट कर रहा था, वहां पर हायर इमलमेंट्स वो ले रहा था, परंतु वो लीव पर चले गया और लीव पर जाने के बाद में वो रिटायर हो गया है या उसकी डेथ हो गई है, तो ये सर्टिफिकेट देने पर जो हायर इमोलमेंट्स है उसको भी मान लिया जाएगा, कंसीडर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट इमीडिएटली बिफोर हिज रिटायरमेंट और डेथ while in service had been absent from duty on extraordinary leave or had been under suspension the period वेयर ऑफ डज नॉट काउंट एज सर्विस। इस समय का जो समय है जिसमें वो या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर था या एबसेंट था या सस्पेंशन में था और उस पीरियड को काउंट नहीं किया गया है सर्विस के रूप में, द इमलमेंट्स विच ही ड्रू इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन सच लीव और बीइंग प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन सेल फॉर्म पार्ट ऑफ हिज इमलमेंट। तो वहां पर परिलब्धियां किसको माना जाएगा कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर जाने से पहले निश्चित रूप से वेतन प्राप्त कर रहा था या सस्पेंशन से पहले जो वेतन प्राप्त कर रहा था उसी को परिलब्धियां माना जाएगा, क्योंकि उस पीरियड का तो उसको काउंट ही नहीं की जा रही है, तो कोई सैलरी नहीं मिलेगी, यहाँ पर परिलब्धियां भी नहीं होंगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं 5th। वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट इमीडिएटली बिफोर हिज रिटायरमेंट और डेथ while in service was on leave and earned an increment which was not withheld, such increment though not actually drawn shall form part of his emoluments। तो
इससे पहले वाले पॉइंट में भी हम तीसरे पॉइंट में चर्चा कर चुके हैं कि अगर सैलरी इंक्रीज होती है, कोई भी इंक्रीज होती है, तो वो जो एक्चुअली में ड्रॉ नहीं किया गया है, तो उसको इमोलमेंट का पार्ट नहीं माना जाएगा, परंतु इंक्रीमेंट को माना जाएगा। इस पॉइंट में बिल्कुल क्लियर बता दिया है कि कर्मचारी है वो रिटायरमेंट से पहले या डेथ से पहले छुट्टी पर था और छुट्टी के टाइम पर उसको इंक्रीमेंट मिला है, तो इंक्रीमेंट एक्चुअली में उसने ड्रॉ नहीं किया है, परंतु इंक्रीमेंट वो लग चुका है, तो ड्रॉ नहीं करने के बाद में भी उसको काउंट किया जाएगा, इमोलमेंट का पार्ट होगा। तो कंडीशंस हैं बहुत क्लियर हो जाती हैं। अगर कोई दूसरा इंक्रीज होता है सैलरी में तो वो काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो ड्रॉ किया जाता है वही मिलेगा। परंतु इंक्रीमेंट के लिए कंडीशंस ये हैं कि ड्रॉ नहीं किया, एक्चुअली प्राप्त नहीं किया है, फिर भी उसको सैलरी का पार्ट माना जाएगा, इमोलमेंट का पार्ट माना जाएगा। Next point 6, pay drawn by a government servant while on deputation to an ex-cadre post in the same or other department of the government or to the armed forces of India shall be treated as emolument. तो अगर वो डेपुटेशन पे है एक्स कैडर पोस्ट में या सेम डिपार्टमेंट में, दूसरे डिपार्टमेंट में या आर्म्ड फोर्सेज में वो डेपुटेशन पे गया है, तो जो भी डेपुटेशन के समय जो सैलरी मिलती है, इमोलमेंट मिलती है, तो उसको भी ट्रीटमेंट किया जाएगा किस रूप में? परिलब्धियों के रूप में। नेक्स्ट है, प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट व्हाइल ऑन लीव आफ्टर रिलीज फ्रॉम एक्स कैडर पोस्ट ऑन completion of the period of deputation, the pay which he would have drawn in the parent department had he not been on leave shall be treated as emolument. अगर वो डेपुटेशन पे था और रिलीज होने से पहले लीव पर चले गया, तो ऐसा माना जाएगा कि पेरेंट डिपार्टमेंट में अगर वो लीव पर नहीं जाता तो जितनी सैलरी या इमलमेंट मिलता उतना ही उसको ट्रीट किया जाएगा, इस तरीके से उसको अज्यूम कर लिया जाएगा और इसको परिलब्धियों के रूप में काउंट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं 7, पे ड्रॉन बाई ए गवर्नमेंट सर्वेंट वाइल ऑन डेपुटेशन टू ए स्टेट गवर्नमेंट और वाइल ऑन फॉरेन सर्विस shall not be treated as emoluments, but the pay which he would have drawn under the central government had he not been on deputation to the state government or on foreign service shall alone be treated as emoluments. तो यहाँ पर ये बताया गया, इससे पहले डेपुटेशन पर बताया गया था कि कहीं पर वो एक्स कैडर पोस्ट पर सेम या अदर डिपार्टमेंट में गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के या आर्म्ड फोर्सेज में गया है, तो जो डेपुटेशन के समय इमलमेंट मिल रहा था उसी को कंसीडर कर रहे थे। परंतु 7 पॉइंट में ये बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई कर्मचारी है, स्टेट गवर्नमेंट में जाता है या फॉरेन सर्विस में जाता है, तो वो जो डेपुटेशन इमलमेंट्स मिल रहा था, डेपुटेशन के समय सैलरी मिल रही थी, उसको इमलमेंट नहीं माना जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा, परंतु ऐसा माना जाएगा कि वो डेपुटेशन पर गया ही नहीं, ऐसा मान करके और सैलरी के रूप में उसको ट्रीट किया जाएगा, परिलब्धियों के रूप में। ऐसा मान करके अज्यूम करके कि वो फॉरेन सर्विस में, स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में डेपुटेशन पर गया नहीं और सेंट्रल गवर्नमेंट में रहता, तो जो सैलरी परिलब्धियां उसको मिलती उसी को ही कंसीडर करते। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। 8वें बिंदु में देख लेते हैं, वेयर ए पेंशनर हु इज री एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सर्विस इलेक्टेड टू रिटेन हिज पेंशन फॉर अर्लियर सर्विस and whose pay on re-employment had been reduced by an amount not exceeding his pension, the element of pension by which his pay is reduced shall be treated as इमलमेंट्स। तो ये बात बताई गई है कि री एम्प्लॉयड हुआ है और उसने पेंशन को भी रिटेन करने का निश्चय कर लिया है, तो पेंशन को रिटेन करते समय जो सैलरी निर्धारित होती है री एम्प्लॉयमेंट के समय पर, तो वो अमाउंट है वो रिड्यूस कर दी जाती है, जो पेंशन के टाइम पर जो मिल रही है, तो सैलरी को रिड्यूस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इमूलमेंट्स किसको बोलेंगे, परिलब्धियां कितना बोलेंगे, जो रिड्यूस्ड अमाउंट है उसको परिलब्धियां माना जाएगा, क्योंकि पेंशन मिल रही वो एक परिलब्धि हो गई और रिड्यूस्ड अमाउंट है उसको इमलमेंट के रूप में काउंट किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। तो इस तरीके से परिलब्धियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, कैसे उनको निर्धारित किया जाता है, चैप्टर 4 में ये बातें बताई गई हैं। आगे भी देखते हैं इमलमेंट्स के बारे में क्या बात बताई गई है। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज
मंडली आपकी तैयारी करवा रहा है एक ही प्लेटफॉर्म पर, और यहाँ पर आपके सिलेबस से रिलेटेड सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, जैसे कि सर्विस रूल्स हैं, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखे हैं सारे कंटेंट तो जरूर देखिए, आप नॉलेज मंडली की प्लेलिस्ट में जाइए और सारे कंटेंट हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड है उनको देखें, अपने आप को प्रिपेयर करें। यहाँ पर बिल्कुल ऑथेंटिक और रिलायबल कंटेंट है, उनके बारे में जानकारी दी जा रही है। अभी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने डिमांड करी थी कि ओपीएस पर, ओल्ड पेंशन स्कीम पर जो रिसेंट क्या स्टैंड है, रिसेंट क्या ऑर्डर्स हैं, उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो भारत सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम पर गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था 20 दिसंबर 2021 को, और वो गजट नोटिफिकेशन है बिल्कुल सीसीएस पेंशन स्कीम 1974 को रिवाइज्ड कर दिया गया है। पुराने ऑर्डर्स हैं वो सुपरसीड हो गए, यहाँ पर पुराने ऑर्डर्स हैं उनको यहाँ गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जो नए नोटिफिकेशन में जो नियम कानून कायदे बनाए गए हैं, तो पुराने ऑर्डर हैं वो खत्म हो जाते हैं और नए एप्लीकेबल हो जाते हैं। पूरी डिटेल ओपीएस है वो यहाँ पर बताई गई है, सीसीएस पेंशन स्कीम है डिटेल में बताई गई है। तो हम अभी तक 3 चैप्टर कर चुके हैं, आपने अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। आज हम चैप्टर 4 कर रहे हैं और चैप्टर 4 में क्या बात बताई गई है, इमलमेंट्स और एवरेज इमलमेंट्स किसको कहते हैं, उसके बारे में बताया गया है। ये सीसीएस पेंशन स्कीम 1974 में भी परिलब्धियाँ, औसत परिलब्धियों पर बातें बताई गई थी और उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे। इनको रिसेंट ट्रेंड के अनुसार, रिसेंट नोटिफिकेशन के अनुसार क्या बोला गया है, औसत परिलब्धियां किसको कहते हैं या परिलब्धियां पेंशन के लिए किसको कहते हैं, चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट पॉइंट 9 में बोला है, व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और एन ऑटोनोमस बॉडी consequent on the conversion of a department of the government into such public sector undertaking or autonomous body, and the government servant so transferred opts to retain the pensionary benefits under the rules of the government, the emoluments drawn under the public sector undertaking or autonomous body shall be treated as emoluments। तो पॉइंट 9 में ये बात बताई गई है कि कोई कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में या ऑटोनोमस बॉडी में जाता है, तो वहाँ ये रिटेन करने की कंडीशन रखी गई है कि कर्मचारी ने पेंशनरी बेनिफिट को रिटेन करने के लिए ऑप्शन दिया है। तो जहां पर वो गया है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में या ऑटोनोमस बॉडी में जो भी इमलमेंट्स मिल रहे हैं, तो उन्हीं को सेंट्रल गवर्नमेंट में पेंशनरी बेनिफिट के लिए, या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या ऑटोनोमस बॉडी में, उनको ही क्या मान लिया जाएगा, इमलमेंट मान लिया जाएगा, परलब्धियां मान ली जाएंगी। इसके बाद में पॉइंट नंबर 10 में, वेयर द पे ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज नोशनली इंक्रीज्ड with retrospective effect in any of the following circumstances after his retirement, such notional pay shall be treated as emoluments, namely। तो बहुत अच्छी बात बताई गई है। नोशनली का मतलब है कि बढ़ा हुआ मान लिया जाता है, परंतु वास्तव में उसने पे नहीं उठाया है, तो ये माना जाएगा कि रिटायरमेंट के बाद में नोशनल इंक्रीमेंट हुआ है, तो उसको क्या मान लिया जाता है, इमलमेंट मान लिया जाता है, परलब्धियां मान ली जाती है। उसके लिए कंडीशन बताई गई है। पहली है, the pay scale of the post from which the pensioner retired is increased with retrospective after from a date when the pensioner was in service, and his pay in the higher pay scale is fixed from such date on notional basis। वो रिटायर हो गया था और रिटायरमेंट होने के बाद में उसके कोई पर्टिकुलर डेट से उस पोस्ट के लिए पे स्केल है वो बढ़ गया है, तो रिटायर होने से पहले की जो कंडीशन थी उसको आज भी मान लिया जाएगा, क्योंकि वो तो रिटायर हो गया है, परंतु सारे लोगों की स्केल है वो हायर हो गई है, बढ़ गई है, तो उसको नॉशनल बढ़ी हुई सैलरी मान करके और पे फिक्सेशन किया जाएगा और साथ में पेंशनरी बेनिफिट दिए जाएंगे। दूसरी कंडीशन है, द रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट इज प्रोमोटेड फ्रॉम ए रेट्रोस्पेक्टिव डेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रिव्यू डीपीसी और on exoneration in any departmental proceedings or in compliance of a court order, and the benefit of fixation of pay is allowed to the pensioner on notional basis
फ्रॉम द डेट ऑफ सच प्रमोशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी रिटायर हो गया, परंतु कोई डीपीसी हुई या रिव्यू डीपीसी हुई या उस पर कोई आरोप थे, तो एक्सोनरेशन, दोष मुक्त होने पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग के उसको प्रमोट मान लिया जाता है, या कोर्ट ऑर्डर के कंप्लायंस होने पर उसको नोशनल प्रमोशन उसका हो गया है, क्योंकि वास्तव में तो वो रिटायर हो गया, परंतु नोशनल उसको पद उन्नति है वो दे दी जाएगी, और नोशनल बेसिस पर ही उसकी सैलरी भी इंक्रीज मानी जाएगी। और वो जो इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुई है सैलरी, उसको क्या ट्रीट किया जाएगा, परिलब्धि माना जाएगा। 11वां पॉइंट देख लेते हैं, वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ ए पेनल्टी विच हैज द इफेक्ट ऑफ reducing his pay only during the currency of that penalty, and on expiry of which he would have regained the pay admissible to him without any impact of the said penalty, the notional pay on the date of ignoring the effect of such penalty shall be treated as इमलमेंट्स। तो ऐसा माना जाता है कि अगर कोई कर्मचारी पर आरोप चल रहे थे, उन पर जांच चल रही थी, और वो जांच के दौरान ही उनकी डेथ हो गई है, तो वहां पर ये था कि जांच में ऐसा किया जा रहा था कि उसको पेनल्टी लगेगी और पेनल्टी में रिड्यूस किया जाएगा। तो डेथ होने के बाद में सारी चीजें हैं वो खत्म हो जाती हैं, तो जो पेनल्टी उसके पर्टिकुलर समय के लिए, क्योंकि पेनल्टी में ये बताया गया है कि थोड़े समय के लिए पेनल्टी थी और उसके बाद में नॉर्मल सैलरी है वो रिटेन हो जाती, तो जो पेनल्टी नोशनल पेनल्टी उस पर लग रही थी उसको इग्नोर करके और इमलमेंट के रूप में माना जाएगा। इस तरीके से हम इमलमेंट्स, मतलब कि यहाँ पर परिलब्धियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं चैप्टर 4 में। और अभी देख लेते हैं चैप्टर 4 में आगे क्या बात बताई गई है। अगला रूल देख लेते हैं इमलमेंट के रूप में, एवरेज इमलमेंट्स। इससे पहले हमने 31 में देखा इमलमेंट्स किसको कहते हैं, परिलब्धियां किसको कहते हैं। यहाँ पर एवरेज इमलमेंट्स है, मतलब कि औसत परिलब्धियां क्या होती हैं उसके बारे में देख लेते हैं। एवरेज इमलमेंट्स शैल बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द इमलमेंट्स ड्रॉन बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग द लास्ट 10 मंथ्स ऑफ हिज सर्विस। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एवरेज इमलमेंट्स किसको कहते हैं, अंतिम जो सर्विस के 10 महीने होते हैं उनके 10 महीने के एवरेज को यहाँ पर काउंट किया जाता है। तो अंतिम जो सर्विस के 10 महीने होते हैं उनको क्या बोलेंगे, एवरेज इमलमेंट्स बोलेंगे। उसके बाद में एवरेज इमलमेंट्स के बारे में आगे पॉइंट बताए गए हैं। इन केस ड्यूरिंग द लास्ट 10 मंथ्स ऑफ हिज सर्विस a government servant had been absent from duty on leave for which leave salary is payable, or on extraordinary leave, on medical certificate, or having been suspended had been reinstated without forfeiture of service, the emoluments which he would have drawn had he not been absent from duty or suspended shall be taken into account for determining the average emoluments। ये बात बताई गई है कि अंतिम 10 महीने की जो सैलरी होती है उसके एवरेज को एवरेज इमलमेंट्स बोलते हैं। सेकंड पॉइंट में ये बात बताई गई है कि अगर कोई कर्मचारी एब्सेंट है, एब्सेंट कौन कौन से मामले में होता है, लीव के मामले में होता है, लीव विद लीव सैलरी, तो वहां पर लीव सैलरी उसको मिलती रहेगी, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव गया था मेडिकल सर्टिफिकेट पर, या सस्पेंडेड हुआ था, सस्पेंड होने के बाद में उसको रीस्टेट कर लिया गया, बहाल कर लिया गया। तो बहाली है उसमें क्या है कि उसकी सर्विस है वो पूरी मानी जाएगी, सस्पेंशन पीरियड की सर्विस को भी काउंट किया जाएगा। तो ऐसा माना जाएगा कि वो लीव पर नहीं गया होता, तो जो इमेलमेंट्स उसको मिलते, जो सैलरी मिलती, उसको ये 10 महीने की एवरेज सैलरी के रूप में काउंट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोवाइडेड दैट एनी इंक्रीज इन पे other than the increment referred to in sub rule 4 and the notional increment increase in pay referred to in sub rule 5 or sub rule 6 which is not actually drawn shall not फॉर्म पार्ट ऑफ हिज इमलमेंट्स। तो ऐसा माना गया है कि अगर कोई सैलरी में इंक्रीज होता है और वो एब्सेंट रहा था, तो वहां पर नोशनल इंक्रीमेंट हुआ था, नोशनल सैलरी बढ़ी थी। तो नोशनल सैलरी बढ़ने पर क्या है कि इंक्रीमेंट के अलावा जो भी उसकी सैलरी बढ़ती है, इंक्रीज होती है, जो वास्तव में उसने प्राप्त नहीं करी क्योंकि वो एब्सेंट था, तो वो इमलमेंट्स में नहीं काउंट किया जाएगा। बाकी अगर
इंक्रीमेंट मिलता है तो वो नॉशनल होगा, उसने एक्चुअली में पे नहीं किया है, एक्चुअली में उसने ड्रॉ नहीं किया है तो उसको काउंट किया जाएगा। परंतु बाकी कोई भी सैलरी बढ़ती है जो वास्तव में उसने ड्रॉ नहीं करी है तो उसको इमलमेंट्स में या किस क्या कहना चाहिए परलब्धियों के रूप में नहीं माना जाएगा। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। In case during the last 10 months of his service, a government servant had been absent from duty on extraordinary leave or had been under suspension, the period whereof does not count as service. The aforesaid period of leave or suspension shall be disregarded in the calculation of average emoluments, and equal period of for the 10 months shall be included, in order that the fractions of a month when added work out to one full month. A month for this purpose shall be reckoned as consisting of 30 days। तो एक और कंडीशन बताई गई है कि एब्सेंट रहता है, और एब्सेंट कौन सी कंडीशन में रहा है, वो ईओएल में रहा है, ईओएल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में रहा है, या सस्पेंशन में वो एब्सेंट रहा है। तो सस्पेंशन पीरियड को क्या माना है, वो सस्पेंशन पीरियड को काउंट नहीं कर रहे, सर्विस के रूप में नहीं काउंट कर रहे हैं। तो ये दोनों कंडीशंस में वो सर्विस है वो फॉरफिट हो गई है, सर्विस को ऑन ड्यूटी नहीं माना गया है। तो अंतिम 10 महीने में ऐसी घटना होती है, एब्सेंट रहता है, तो अंतिम 10 महीने कहाँ से काउंट किए जाएँगे? ये ईओएल है या सस्पेंशन पीरियड है, उससे पहले वाले के जो 10 मंथ्स हैं, उनको शामिल किया जाएगा। और यहाँ पर ये बात बताई गई है कि अगर फ्रैक्शंस रहते हैं मंथ के, तो 10 महीने पूरे होने चाहिए, आगे वाले दिनों को लेकर के शामिल करके, और 10 मंथ्स हैं, वो कंप्लीट कर लिए जाएँगे। और इसमें 10 मंथ्स कंप्लीट करके एवरेज इमलमेंट्स है वो निकाल लिया जाएगा। यहाँ इलस्ट्रेशन दिया गया है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्स ऑन 16th July 2019, the last 10 months comprise 9 full months and fractions of 14 days of September 2018 and 16 days of July 2019. The emoluments for fractional periods shall be computed by multiplying the emoluments by the factor 14 upon 30 and 16 upon 30 respective of the number of days in the month. This formula shall also apply in the case of the month of February, irrespective of whether the month has 28 days or 29 days। तो ये बात बताई गई है, यहाँ पर उदाहरण लेके बताया गया कि 9 महीने तो उसके पूरे हो गए हैं। तो 9 महीने पूरे हो गए, 1 महीना कैसे पूरे करेंगे? 1 महीना पूरा करने के लिए यहाँ पर क्या बोला है कि सितंबर के महीने में उसको 14 दिन की उसने ड्यूटी करी थी, और जुलाई 19 में उसने 16 दिन की ड्यूटी करी थी। तो इसको एवरेज इमलमेंट्स निकालने के लिए 14/30 दिन की जो इमलमेंट्स है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ में ही 16/30 दिन का इमलमेंट्स है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोनों को जोड़ करके 30 दिन का इमलमेंट्स है वो निकल के आ जाएगा, और इसको हम काउंट करेंगे। यहाँ पर ये बात बताई गई है कि फरवरी का महीना है वो भी इसी तरीके से किया जाएगा, क्योंकि वहां पर डेट है वो 28 डेज हो सकते हैं, 29 डेज हो सकते हैं। तो यहाँ पर इमलमेंट्स के बारे में बताया गया है कि 10 महीने पूरे होने चाहिए, और हर महीने में कितने दिन होने चाहिए, 30 दिन होने चाहिए। अगला बिंदु देख लेते हैं। फोर, इन द केस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाज ऑन लीव ड्यूरिंग द लास्ट 10 मंथ्स ऑफ हिज सर्विस एंड अर्न एन इंक्रीमेंट which was not withheld, such increment though not actually drawn shall be included in the average emoluments। बहुत अच्छी बात बताई गई है कि वो कर्मचारी है, छुट्टी पर गया था, अंतिम 10 महीनों में छुट्टी पर था, और इन छुट्टी के पीरियड में उसका एनुअल इंक्रीमेंट लगा। तो एनुअल इंक्रीमेंट लगता है, परंतु वहां पर क्या है कि उसने इंक्रीमेंट को वास्तव में ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि ड्रॉ तब करेगा जब ड्यूटी ज्वाइन करेगा, परंतु इंक्रीमेंट लग चुका है। तो जो इंक्रीमेंट उसको लगा है उसको एवरेज इंक्रीमेंट के रूप में काउंट कर लिया जाएगा, कंसीडर कर लिया जाएगा। जो सैलरी बढ़ती है उसको नहीं माना जाएगा, परंतु इंक्रीमेंट को कंसीडर कर लिया जाता है, और एवरेज इंक्रीमेंट में, एवरेज इमलमेंट्स में उसको कंसीडर करते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। फिफ्थ, वेयर द पे ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉशनली इंक्रीज्ड with retrospective effect during the last 10 months of his service in any of the following circumstances after his retirement, such notional pay shall be taken into account
for determining the average emoluments for the purpose of दिस रूल। नॉशनल इंक्रीज का मतलब है कि बढ़ी हुई मानी जाती है, तो अंतिम 10 महीने में अगर कोई परिस्थितियों में इनमें से बढ़ी हुई मानी जाती है, नॉशनल इंक्रीज होती है। पहली कंडीशन देख लेते हैं, द पे स्केल ऑफ द पोस्ट फ्रॉम विच द पेंशनर रिटायर्ड इज इंक्रीज्ड with retrospective effect from a date when the pensioner was in service, and his pay in the higher pay scale is fixed from such date on notional basis। मतलब कि वो रिटायर हो गया और उसकी पोस्ट के लिए हायर पे स्केल लग गई है, तो वास्तव में उसने ड्रॉ नहीं करी है, परंतु नॉशनल बेसिस पर उसकी पे बढ़ गई है, तो उसको इमोलमेंट्स के रूप में कंसीडर किया गया है। नॉशनल इमोलमेंट्स में कंसीडर किया गया है लास्ट एवरेज जो इमोलमेंट्स है उनको काउंट करने के लिए। सेकेंड पॉइंट है, द रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट इज प्रोमोटेड फ्रॉम ए रिट्रोस्पेक्टिव डेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए रिव्यू डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी और ऑन एक्जोनेरेशन इन एनी departmental proceedings or in compliance of a court order, and the benefit of fixation of pay is allowed to the pensioner on notional basis from the date of such promotion। तो ऐसा माना जाता है कि रिव्यू डीपीसी ने उसको प्रमोट मान लिया, रिटायरमेंट के बाद में नॉशनल प्रमोशन दे दिया, या कोई उस पे प्रोसीडिंग्स चल रही थी, डिपार्टमेंटल कार्रवाई चल रही थी, उन्होंने उसको दोष मुक्त कर दिया, या कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा उसको दोष मुक्त कर दिया गया और उसको प्रमोट मान लिया गया, प्रमोशन उसका नॉशनल दे दिया गया है, तो जो बढ़ी हुई सैलरी है, नॉशनल सैलरी है, उसको लास्ट 10 मंथ की एवरेज इवेलमेंट्स के लिए कंसीडर किया जाएगा। और चैप्टर 4 का लास्ट पॉइंट है 6, वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ ए पेनल्टी विच हैज द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग हिज पे only during the currency of that penalty, and on expiry of which he would have regained the pay admissible to him without any impact of the said penalty, national the notional pay during the last 10 months of his service, ignoring the effect of such penalty, shall be taken into account for determining the average emoluments। तो ये बात है, इमलमेंट में भी सेम बताई गई थी कि पेनल्टी लगी है और कर्मचारी है वो पेनल्टी लग के ऐसा माना जाता है कि वो रिड्यूस हो जाएगी उसकी सैलरी, और वो रिड्यूसिंग है पे है वो क्या है कि पेनल्टी पीरियड तक ही रिड्यूस होती है, वो लाइफ टाइम नहीं रहती है। तो जो पेनल्टी जितने समय तक पेनल्टी लगती है, मान लीजिए 6 महीने तक की पेनल्टी दी गई है, तो उतने समय तक रिड्यूस मानी जाती है, उसके बाद में वो रिटेन हो जाती है, रीगेन हो जाती है। तो एवरेज इमेलमेंट्स के लिए यहाँ पर जो पेनल्टी पीरियड है उसको क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया जाता है, जो रिड्यूस हुई थी उसको इग्नोर करके, और उसको एवरेज इमेलमेंट्स में क्या मान लिया जाता है कि विदाउट पेनल्टी जो एवरेज इमेलमेंट मिल रहा था लास्ट 10 मंथ का, उसको मान लिया जाता है एवरेज इमेलमेंट्स में। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने चैप्टर 4 है वो कंप्लीट कर लिया, और चैप्टर 4 में क्या बात बताई गई थी, एवरेज इमेलमेंट्स के बारे में बताया गया था, इमेलमेंट्स के बारे में बताया गया था, मतलब कि परिलब्धियों के बारे में बताया गया। ये गजट नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था 20 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें क्या बात बताई गई थी, सीसीएस पेंशन रूल जो कि 1974 के अनुसार गवर्न हो रहा था, उसको नाम दे दिया गया था सीसीएस पेंशन रूल 2021 गजट नोटिफिकेशन के द्वारा माना गया है। और अभी इसको क्या नाम दे दिया गया है, सीसीएस पेंशन रूल 2021 बोला गया है। जो 1974 में जो भी नियम कानून कायदे थे वो यहाँ पर क्या हो गए हैं, आज की परिस्थितियों में लागू नहीं होते हैं, तो उनको बदल दिया गया है, उनमें चेंजेज कर दिए गए हैं, तो इसको सीसीएस पेंशन रूल 2021 कहा गया है। पूरा बोला गया है, पूरा बताया गया है, चैप्टर वाइज बताया गया है। आज हमने चैप्टर 4 में इमलमेंट्स के बारे में देखा, इसी तरीके से एवरेज इमलमेंट्स के बारे में देखा, और आने वाले वीडियोज में हम देखेंगे चैप्टर 5, जहां पर क्लासेज ऑफ पेंशंस एंड कंडीशंस गवर्निंग देयर ग्रांट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 5। तो चैप्टर 5 के लिए आने वाले वीडियो का इंतजार जरूर करिए, आप चैनल पर बने रहिए। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया, जो कि बेस्ड था इमलमेंट्स और एवरेज इमलमेंट्स पर, मतलब कि परिलब्धियों और औसत परिलब्धियों के बारे में यहाँ पर बताया गया था। और
हम इस डिस्कशन में चर्चा कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, किस पर आधारित है? ओल्ड पेंशन स्कीम पर आधारित है। इसको नाम दिया गया सीसीएस पेंशन रूल्स 2021, और ये गजट नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा जारी किया गया था। और इसको नाम दिया गया है यहाँ पर अ, पेंशन इस ओल्ड पेंशन स्कीम पर डिटेल रूल है बताए गए हैं, जारी किए गए हैं। और ये रूल्स हैं वो आपके जानने भी ज़रूरी होते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम जिसको मिल रही है उनको पता होना चाहिए कि कौन-कौन से नियमों में चेंजेज़ किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं। और जो परीक्षा दे रहे हैं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ामिनेशंस दे रहे हैं, जैसे कि एलडीसी, यूडीसी, ओएएस, एएसओ, एसओ, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी इन एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी। तो इन एग्जामिनेशंस में सीसीएस पेंशन रूल्स पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। पेंशन रूल्स पर एमसीक्यू है वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप सारे पेंशन रूल्स को पढ़ें और अपने अपने आप को प्रिपेयर करें। साथ में डिटेल में भी मैं आपको अपडेट करवा रहा हूँ। यहाँ पर नॉलेज मंडली बिल्कुल ऑथेंटिक और रिलायबल कंटेंट लेकर के आ रही है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें।